आबरू किस्त नंबर 12 ईमान फातिमा। हाउ डियर यू, तुमने मेरे शौहर को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? फरहीन गोया गुस्से से चीखती हुई इस पर चढ़ दौड़ी थी। जो मेरी माँ और मेरे बाबा के मुताल्लिक एक भी लफ्ज़ गलत बोलेगा मैं उसके साथ यही सलूक करूँगा, समझे तुम? वो जिब्रान का गिरेबान पकड़कर चलाया। किया गलत कहा जिब्रान ने, इस उम्र में ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आई तुम्हारे बाबा को और तुम्हारी मुँह यानी कि हमारी 100 कालड़ सास साहिबा उसी लिए भागती भागती इस आलीशान महल में जा रही कुछ दिनों से। बकवास बंद करो अपनी वरना मैं तुम्हारी जबान काट कर रख दूंगा, हुमायूं ने टेबल पे पड़ा जुग सामने दीवार पे मारते हुए चलाकर कहा। सच हजम नहीं हो रहा ना, इस उम्र में शादी करेंगे ये दोनों? ये उम्र अल्लाह तौबा करने की है, मगर आप तो हनीमून मनाने के प्लान बना रहे हैं। फरहीन ने इंतहाई बदतमीजी से कहा तो हुमायूं ने जोर से मुट्ठी भैंचकर अपने आप को बामशक्ल हाथ उठाने से रोका। तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि अपनी बकवास बंद करो तो बंद करो ना, इज्जत से पेश आ रहा हूँ अभी वरना इतना जलील करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आपकी वालिदा साहिबा और आपके 100 कालड़ वालिद साहब जब शादी कर लेंगे ना तो वैसे भी हम में से कोई भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। फरहीन ने फिर से जहर अगला। बस कर दो हुमायूं, और एक चीज की एक हद होती है और तक तुमने हर हद पार कर दी है, आज बहुत बहुत तकलीफ दी है आज तुमने मुझे, राबिया बोलते बोलते रो पड़ी। प्लीज मॉम, मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई आपका दिख सिक का साथी हो। मियां बीवी एक दूसरे के लिए सहारा होते हैं, हुमायूं उनके कदमों में बैठते हुए बोला। मैंने अपने जवानी सहारे के बगैर गुजार ली है तो अब इस बुढ़ापे में अलिफ कर इस सहारे का किया करूंगी, तुम मेरे सर में खाक मत डलवाओ, राबिया हाथ जोड़कर बोली। सही कहा है, वाकई उन सहारों की ज़रूरत ही किया है, जैसे आपको ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी जवानी का आधा हिस्सा इस सहारे के बगैर गुजारा है तो मैं भी आज से इस सहारे और झंझट के बगैर रहना चाहता हूँ जो आपने ज़बरदस्ती मेरे गले डाल दिया। मैं आज से वर्दा को यही छोड़कर जा रहा हूँ, ये जब कहेगी उसे तलाक दे दूंगा, हुमायूं ने सर्द व सपाट लहजे में कहा तो वहाँ मौजूद हर एक इंसान ने उसे बेयकीनी से देखा। वर्दा ने करब से अपने लब कुचलकर अपनी आंखों में उतरते आंसुओं के समंदर को अंदर उतारा। क्या बोल रहे हो तुम सफदर, कुछ अंदाजा भी है? तुम इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो हमें, अली हसीन ने नागवारी से कहा। क्यों नहीं कर सकता, ये हक सिर्फ आपको ही है किया। इन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके वर्दा से शादी करवाई ना तो अब मैं उसी वर्दा को इस्तेमाल करूंगा इन पे, वो इत्मीनान से बोला। तुम इतना घटिया ही सोच सकते हो, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, तुम दो तलाक वर्दा को, इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं, ये तो सिर्फ फूफू का मान रख कर वर्दा ने भी हाँ की, वरना तुम जैसे घटिया आदमी पे वो थूके भी ना। फरहीन की बात पे जैसे इसके अंदर जैसे गुस्से की आग भड़कने लगी और लहू दिमाग में ठोकरें मारने लगा। तुम मेरे मुंह मत लगा करो, वो तब कर बोला। देखा खुद की बार आग लगी ना, फरहीन असतज़ाइया अंदाज में बोली। चुप रहो तुम और हुमायूं से मुझे बात करने दो, सैयद सलामत बुखारी ने कहा तो फरहीन नागवारी से हनकारा भर कर रह गई। हुमायूं, जो आज तुमने बात की है वो सुनकर मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही है। बात ही शर्मिंदगी वाली है बाबा, फरहीन फिर से बीच में बोली तो सैयद सलामत बुखारी के माथे पे अनगिनत बल पड़ गए। तुम अगर चुप नहीं रह सकती तो यहाँ से चली जाओ, वो फरहीन को टोकते दोबारा से इसकी जानिब मुतवज्जह हुए। हम तो मैं कह रहा कि ये बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है कि मैंने बड़े होने के नाते अपनी बहन के लिए ये सब क्यों ना सोचा, इसकी तन्हाई और अकेलेपन का एहसास करते हुए इसकी दूसरी शादी क्यों ना की। मुझे अली हसीन का रिश्ता मंजूर है। सैयद सलामत बुखारी की बात पे राबिया के साथ साथ बाकी सब ने भी बेयकीनी से उसे देखा। ये आप क्या कह रहे हो जी, लोग क्या कहेंगे, और आप वर्दा की वजह से अगर ये फैसला कर रहे हैं तो कुछ मत सोचें,
मैं तो खुद चाहती कि इस जानवर से मेरी वर्दा की जान छूट जाए, सलमी ने कहा। मैं वर्दा की वजह से ये नहीं कह रहा, मुझे वाकई इस बात का आज एहसास हुआ है कि राबिया ने अकेले किस तरह जिंदगी गुजारी है। वो अपने दिख से कबूल कर हमारे लिए जीती रही है। रही मेरी वर्दा तो उसके लिए अल्लाह ने कोई ना कोई बेहतर फैसला रखा होगा, सैयद सलामत बुखारी ने कहा। आप भी भाई जान इस पागल की बातों में आ रहे हैं, जानते तो ही कि उसका काम ही यही है, राबिया ने तड़प कर कहा। राबिया मेरी बहन तुम इस बात पे गौर करो, हुमायूं ने जो आज फैसला लिया है वो हमें बरसों पहले लेना चाहिए था, तुम भी एक बार सोचो तो तुम्हें हुमायूं बिल्कुल दुरुस्त लगेगा। मुझे कुछ नहीं सोचना भाई जान, अगर मैं आप सब पे भारी पड़ गई हूँ तो मैं किसी दारलामान में जाकर रह लेती हूँ, राबिया ने तब कर कहा। कैसी बातें कर रही हो तुम राबिया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हम पे भारी हो, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करना चाहते हैं, तुम्हें खुशियाँ देना चाहते हैं, सैयद सलामत बुखारी जज्बाती अंदाज में बोले। बहुत खुश हूँ, किया मैंने कभी आपसे कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे बच्चे काफ़ी हैं मेरे लिए, राबिया ने कहा। कौन से बच्चे, ये आपका बच्चा जो इस घर में रहते हुए भी आपके पास कभी सलाम करने नहीं आया, या फिर रहा में जो कि इस शहर में रहते हुए हफ्तों गुजर जाते हैं आपसे मिलने नहीं आता। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें पीछे मुड़कर अपनी मुंह को देखने की भी फुर्सत नहीं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि अपनी माँ के दिखिया सिख सुन सकें। मैं 10 साल नहीं गोया 10 सदियां दूर रह चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, यहाँ मैं आ नहीं सकता और क्यों नहीं आ सकता ये आप जानती हैं। मैं अब शाहवाला के अलावा कहीं रहना भी नहीं चाहता, जिस घर ने मुझे मोहब्बत और नई पहचान दी मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, मगर अब इस घर में आ सकती हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इस बार उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया तो राबिया तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मनाना आसान है, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे दांव में नहीं आने वाली, राबिया ने सपाट लहजे में कहा तो हुमायूं ने आंखें सकीड़ कर इन्हें देखा। तो ठीक है, आप अपनी लाडली बहू को अपने साथ रखेगा और मैं जा रहा हूँ, वो एक झटके से खड़े होते हुए बोला। फिर सबके रोकने के बावजूद वो वहां से निकल गया। वर्दा पिछले कई घंटों से रोए जा रही थी, रात का खाना तक नहीं खाया था। फरहीन ने नागवारी से उसे देखा जो कि इसके लिए रो रही थी जिसने हमेशा की तरह उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया था। बस करो और उठकर खाना खाओ, फरहीन तब कर बोली। मुझे भूख नहीं है, वो गलूगीर लहजे में बोली। एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, किसके लिए सोगमीना रही हो, इस शख्स के लिए जो तुम्हें एक हकीर तरीन चीज समझता है। रू तो तुम ऐसे रही हो जैसे पता नहीं किया हो गया है, वो इंतहाई घटिया इंसान है, अच्छा हवा कि वो खुद तुम्हें छोड़ गया, वरना तुम सारी जिंदगी इसके साथ किस तरह गुजार सकती हो। वैसे भी प्यार के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मैं और मामा वैसे भी तुम्हारे लिए यही सोच रहे हैं कि वो शख्स छोड़ दे, तुम अपने करियर पे ध्यान दे सकोगी, फिर इसके बाद तुम किसी अच्छे से इंसान के साथ शादी करना, फरहीन ने कहा। ये सब कहना आसान है, कैसे छोड़ दूं इन्हें, उनसे मोहब्बत हो गई है मुझे। बस कर दे, मैं मानती हूँ कि तुम सफदर के साथ मोहब्बत करती थी, ये तब तक था जब तक तुम्हें मालूम नहीं था कि हुमायूं ही सफदर है, अब जब तुम्हें मालूम हो गया है तो तुम ऐसे शख्स से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मैं सफदर को सिर्फ अपना आइडियल समझती थी, लेकिन हुमायूं से मोहब्बत हुई है मुझे, वो उसकी बात पे लबरेंच कर बोली। व्हाट, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो वर्दा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस शख्स में सिर्फ बुराई ही कोई अच्छाई नहीं है। आज देखा ना किया हवा, जो शख्स अपनी मुंह को रसू कर सकता है वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। तुम इस शख्स से प्यार नहीं करोगी ये मैंने बोल दिया है ना तुम्हें, तो बस बोल दिया। फरहीन इसकी बात पे जैसे पागल सी हो गई थी। प्यार तो हो गया फ्री, वो बुरा था, शायद वो इस वक्त बहक गया था, लेकिन आज आज जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। पिछले 2 महीनों से वो मेरे साथ है,
हम एक कमरे में सोते हैं, छूना तो दूर उसने कभी मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा, इसका मुझे ना देखना भी मेरी रूह को घायल कर देता है, वरदा बोलते बोलते फूट फूट कर रो दी। फरहीन शशदर सी उसे देख रही थी जो कि पूर हुमायूं के इश्क में डूबी कोई पगली, दीवानी लग रही थी। तुम पागल हो वरदा, कैसे प्यार कर सकती हो तुम उस शख्स, नहीं तुम प्यार नहीं करोगी उसे, समझी, वो वरदा को कंधों से जकड़ा चीख उठी। वरदा रोती हुई भागती वहां से निकलती चली गई। नहीं नहीं, ये कैसे कर सकती है वरदा, वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती, वो ऊंची आवाज में बुड़बड़ाती गिरने से अंदाज में बेड पे बैठी। तुम वाकई एक साइको लड़की हो, राबिया बुखारी की बात पे वो एक झटके से मुड़कर इन्हें देखने लगी जो कि इसे भस्म कर देने वाले अंदाज में देख रही थीं। वॉट मैंने किया है? इसने हैरानगी से पूछा। मेरे सामने इतनी अनजान और मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, वरदा नहीं जानती मगर मैं जानती हूँ कि इस रात किया हुआ था, वलीमे के दिन जब तुम्हें और अपने बेटे को हुमायूं पे लगाए इल्जाम पे बात करते सुना था तो मैं सबको बताने भागी थी लेकिन सीढ़ियों से गिर गई, इस बरस कोमा में रही, मेरी आंखें बंद थी मगर दिमाग और कान सब समझ और सुन रहा था, मेरे बेटी की तकलीफ को जानती थी मैं, वो मेरे पास आकर अपने दिल का बोझ हल्का करता था, इसके दिख पे मैं अंदर ही अंदर रोती थी, फिर एक बार उसने मुझे वरदा से मोहब्बत का बताया तो मैंने होश में आते ही अपने बेटे की खुशी मांग ली लेकिन मुझे सबके सामने यादाश्त जाने का नाटक करना पड़ा कि गोया मैं जानती नहीं थी कुछ भी। खैर आज मेरे बेटे की मोहब्बत में वरदा को डूबा देखकर जैसे मैं जी उठी हूँ, तुम्हारी बहन आज मेरे इस बेटे के पुख्ता किरदार की गवाही दे रही है, वो दिन दूर नहीं जब वो तुम्हारी बदकिरदारी को जान जाएगी, तुम्हारी हर साजिश के बावजूद मेरा हुमायूं आज सुरखरू हो गया, आइंदा से मेरी बहू और बेटे के मामलात से दूर रहना वरना पूरी दुनिया को तुम्हारा घिनौना चेहरा दिखाऊंगी। तुम्हारे बाप को तुम्हारी हकीकत की खबर हो चुकी है, वो दिन दूर नहीं जब वरदा और सलमी भी सब जान जाएंगी कि इस रात हुमायूं ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डाला था बल्कि तुम्हें और जिब्रान को तन्हाई पे देखकर उसने जो तुम्हारी हकीकत बतानी चाहिए तो तुमने जिब्रान के साथ मिलकर साजिश रची और जानबूझकर वहां ऐसे हालात पैदा किए कि सबने हुमायूं को बदकिरदार समझा। काश तुम्हारी ये साजिश मैं सबको बता सकती लेकिन मुझे मेरे बेटे की कसम ने बांध रखा है, राबिया खातून बोलती चली गई। आपको क्या लगता है कि वरदा को मैं अब हुमायूं से मिलने दूंगी? जब तक उसे हकीकत पता चलेगी मैं उसे आपके बेटे से अलग कर चुकी हूँगी, वो राबिया के सामने खड़े होकर मुतनफ्फर भरे अंदाज में बोली। क्या बगाड़ा है मेरे हुमायूं तुम्हारा, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की लेकिन वो हमेशा तुम्हारे बाप की आबरू का लिहाज करते हुए चुप रहा, कसूरवार भी तुम हो लेकिन इस बेचारे को गुनाहगार बना डाला और आज भी कितनी जुटाई मेरे सामने खड़ी हो, राबिया ने तल्ख लहजे में कहा। जहर लगता मुझे वो और उसे मैं सुकून से जीने चटाखा। इससे पहले कि वो बात खत्म करती कि पीछे से उसे सलमी ने खींचकर इसका रुख अपनी तरफ किया और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे पड़ा और फिर पेदर पे इसके चेहरे पे 4-5 थप्पड़ इसके रुखसार पे निशान छोड़ते चले गए। बेशरम, बेहिया, बेगैरत, ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, तुम मर क्यों ना गई ये करने से पहले, वो उसे कंधों से जकड़ा चीख कर बोली और वो फिर चेहरे से सलमी को देखे गई। मम ये सब झूठ है, फूफू की साजिश है, ये मुझे बदनाम करना। चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और मत बोलना वरना तुम्हारी जबान काट दूंगी, सलमी ने बेदर्दी से इसके बालों से जकड़ा इसकी बात को काटते हुए कहा और फिर उसे छोड़ती बेड पे बैठी फूट फूट कर रो दी। वो साकत व जामिद से खड़ी थी, आज उसने बुरी तरह मुंह की खाई थी। बस कर दी भाभी, मत रोइए इतना, राबिया ने सलमी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा।
मुझे माफ कर दी राबिया, मैं कितनी बार आपके सामने हुमायूं को बुरा भला कहती रही लेकिन आपने एक बार भी पलटकर मुझे जवाब ना दिया। मैं हुमायूं को कितनी नफरत और हकारत से बदकरदर कहती रही लेकिन सलाम है इस बच्चे की हिम्मत व सब्र को कि इसने कभी पलटकर जवाब तक ना दिया। सलमी हाथ जोड़ते रोते हुए बोली, ऐसे मत कहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है तो आप माफी मत मान गए। राबिया ने जल्दी से हाथ थामकर कहा, बस मैं अभी जाकर अपनी वरदा को सब बताती हूँ। सलमी ने उठते हुए कहा तो फरहीन के हलक में जैसे कांटे से उग गए। नहीं भाभी, हुमायूं ने कसम दी है, अब हम इसकी कसम नहीं तोड़ सकते। राबिया ने कहा, ये इसका घर बर्बाद कर देगी, और रही कसम तो कसम आपको दी है मुझे नहीं। सलमी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। वो उनके जाने के बाद बेचैनी से हाथ मुसलती हारे हुए जवारी की मानिंद सोफे पे बैठ गई। अभी बैठे कुछ देर ही हुई थी कि बाहर से राबिया और सलमी के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागती हुई बाहर निकली तो आवाज़ें वरदा के रूम में से आ रही थीं। वो इसके रूम में दाखिल हुई तो वरदा ज़मीन पे अंधे मुंह गिरी थी और इसके सर और माथे से खून निकल रहा था और राबिया, सलमी उसके पास बैठी रो रही थी। वो वरदा के लिए परेशान हुई लेकिन वो दिल ही दिल में इसे ये ज़्यादा परेशानी थी कि आया उसे सलमी और राबिया ने हकीकत बता दी थी कि नहीं। फिर वो लोग इसे लेकर करीबी हॉस्पिटल आए और डॉक्टर ने उसे फौरा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। वो उंगलियां चटखाटी एक साइड पे बैठ गई। हुमायूं ने किन अखियों से अली हसीन को देखा जो कि मुंह फैलाए बैठे थे। बाबा खाना खा लें, बहुत जल्द रिश्ता तय हो जाएगा आपका। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए शरारती अंदाज में बोला, शट अप, शर्मानी चाहिए तुम्हें, कैसे कर सकते हो तुम इस बच्ची के साथ ऐसे, हद कर दी तुमने। कितना दर्द और बेयकीनी थी इसकी आंखों में, ऐसे लगा कि इसके नाजुक दिल के हजारों टुकड़े हो गए हों। बहुत गलत किया तुमने, बहुत ज्यादा, अली हसीन ने कहा। और जो वो मुझे दिख देती है, पता है अपनी बहन के साथ जड़कर बैठी मेरे खिलाफ होने वाली बातें चुपचाप सुन रही थी। इसका हक नहीं बनता कि वो उसे टोके, उसे मेरे लिए असटीनड, वो हमेशा हर्ट करती है मुझे। तब तो आप नहीं बोलते, वो मुंह बनाकर बोला। वो किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती, बहुत स्वीट ही मेरी भाभी, बहुत बुरे हैं आप। रोहेल ने भी तब कर कहा तो उसने आंखें सकील कर उसे देखा। अच्छा जी, तो भाभी के आते ही भाई से बेवफाई, बिल्कुल नहीं भूलूंगा ये बेवफाई। अब बातचीत बंद कीजिए और खाना खाइए, वो मुंह बनाकर बोला। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, अली हसीन ने कहा और कुर्सी घसीटते उठ खड़े हुए और उनके उठते ही रोहेल भी उठ खड़ा हुआ। उनके जाने के बाद उसने प्लेट खिसकाई और उठकर कमरे में आ गया। इस कातिल दिल खुद भी इसको यूं छोड़कर आने पे बहुत परेशान था। उसने कई दिन पहले ही इरादा कर लिया था कि फरहीन का गुस्सा इस पर नहीं निकालेगा, लेकिन फरहीन ने इसका फिर से दिमाग उलट दिया था और वो इसका गुस्सा वरदा पर निकालकर वापस आ गया। वो माथा मसलते बेचैन सा बैठा था और बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद इसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पे देखा तो सैयद सलामत बुखारी का नंबर जगमगा रहा था। हेलो, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। हुमायूं, बेटे यहाँ मुश्फा हॉस्पिटल आ जाएं, वरदा को हॉस्पिटल लाए हैं हम, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ से सैयद सलामत बुखारी ने रोते हुए बोलते इसकी समातों पे गोया बम गिराया। ये आप कुक किया कह रहे मामू, वो तरफ कर बोला। उस शिफा में है वो नम लहजे में बोलते फोन रख गए। वो पागलों की तरह भागता हुआ वहां से निकलकर अली हसीन के रूम में आया और इन्हें बताया तो वो भी परेशान हो गए। इन्होंने जल्दी से फोन करके रोहेल को बताया तो वो भी अपने कमरे से निकल आया। वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचे और वो भागता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा तो वहां सब लोग मौजूद थे। राबिया उसे देखते ही गले लगकर रो पड़ी। उसी वक्त डॉक्टर बाहर निकला तो वो तेजी से उसकी तरफ लपका। कैसी है वो डॉक्टर? इसने बेकरारी से पूछा।
बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो बस वो जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर की बात पे गोया इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर भैंच दिया हो। हटू पीछे, मुझे मिलना है इससे, वो डॉक्टर को पीछे हटाते हुए बोला। डॉक्टर के रोकने के बावजूद वो अंदर दाखिल हुआ तो इसके माथे पे खून आलूद पिटी देखकर हंसे इसकी जान लबों पे आ गई। वो खुद को संभालते हुए उसके करीब पहुंचा। हे चश्मश उठो ना, वो बेताबी से इसके चेहरे पे झुके हुए बोला मगर वो साकत वाओ जामिद लेटी थी। चश्मश उठो ना, देखो मैं आ गया हूँ, आई परामर्श आइंदा से कभी छोड़ने की बात नहीं करूँगा, वो बेताबी से बोलता इसके हर हर नक्श पे लब रखता चला गया। हुमायूं बाहर चलो बेटा, डॉक्टर को टरटमनट करने दो, अली हसीन ने कहा और फिर रोहेल और वो उसे बामशक्ल उठाकर बाहर लाए। प्लीज बाबा उसे कहे ना कि मुझे मुआफ कर दे, प्लीज उसे उठाए ना, आप कहे ना माम कि मैं तंग नहीं करूंगा, चलाऊंगा भी नहीं इस पे, प्लीज एक बार आंखें खोल दे, मैं नहीं जी सकता इसके बगैर, प्लीज उठाए ना उसे। वो अली हसीन को बोलकर राबिया के पास आकर उनके कदमों में बैठकर बोला और फिर उनकी गोद में सर रखे फूट फूट कर रो दिया।